लक्ष्मीनगर के बड़े बाजार में कई तरीके के फास्ट फूड के ठेले लगा करते थे, जैसे कि चाउमीन, बर्गर आदि। इन सब के बीच ही सपना अपना छोले कुलचे का ठेला लगाया करती थी। भगवान की कृपा से सपना का छोले कुलचे का ठेला काफ़ी अच्छा चलता था, लेकिन फिर भी सपना को अपने आसपास वाले ठेले के पास ग्राहकों की भीड़ देखकर बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस हुआ करती थी, जिसके चलते वो एक दिन खुद से बोलती है, पता नहीं लोगों को चाउमीन बर्गर खाने में क्या मज़ा आता है, जबकि मैं इतने अच्छे छोले कुलचे बनाती हूँ। फिर भी लोग पता नहीं क्यों मक्खी की तरह इन फास्ट फूड्स के ठेले पर चिपके रहते हैं। अच्छी कमाई होने के बावजूद भी सपना के मन में हमेशा ही लालच भरा रहता था। एक दिन सपना की दुकान पर एक आदमी आता है और कहता है, मैडम जरा एक प्लेट छोले कुलचे दे दीजिए। जी अभी देती हूँ, ये लीजिए साहब आपके छोले कुलचे। मैडम बहुत ही बढ़िया स्वाद है आपके छोले कुलचे का। वैसे मैं पूछना भूल गया, कितने रुपए प्लेट है? इस आदमी को स्वाद काफी पसंद आया है, जितने पैसे कहूंगी उतने ही दे देगा। 50 रुपए की प्लेट है। इतनी महंगी? स्वाद भी तो देखिए साहब, वो भी तो अच्छा है ना। पर फिर भी मैंने जब पिछली बार खाए थे तो मुझे याद है आपने शायद मुझसे 25 रुपए लिए थे पर प्लेट के। अब समय के साथ दाम भी तो बढ़ जाता है, और अब महंगाई इतनी है, 2 पैसे हम भी तो कमाना चाहते हैं ना साहब। हाँ ये बात भी सही है। चलिए ठीक है, आप 3 प्लेट छोले कुलचे पैक कर दीजिए। जी जैसा आप कहे, मैं अभी पैक कर कर देती हूँ। जितने में वो आदमी छोले कुलचे की प्लेट खत्म करता है, इतने में सपना 3 प्लेट छोले कुलचे पैक कर देती है और उस आदमी को दे देती है। आदमी सपना को पैसे देकर और अपने छोले कुलचे लेकर वहां से चला जाता है, और उसके जाते ही सपना खुद से बोलती है, कहाँ मुझे 8 प्लेट बेचकर जो पैसे कमाने थे, वो पैसे मैंने 4 प्लेट बेचकर ही कमा लिए। बस ऐसे ही और ग्राहक आते रहे तो मेरी तो चांदी चांदी हो जाए। लालची सपना कई ग्राहकों को दाम बढ़ाकर छोले कुलचे बेच दिया करती थी और ज़रूरत से ज़्यादा पैसे ठग लिया करती थी। दिन गुजरते गए और सपना के ठेले के ठीक सामने एक बिरयानी वाला नया ठेला खुल जाता है, जिसे विनोद नाम का एक लड़का संभाल रहा था। उसके ठेले को देखकर सपना खुद से कहती है, अब ये कौन आ गया, कहीं ये मुझसे ज्यादा ना कमाने लग जाए और मेरे ग्राहकों को मुझसे छीन ना ले। हे भगवान, इसका ठेला ना चले। ऐसे ही सपना सोच रही होती है कि तभी विनोद के ठेले पर कुछ ग्राहक आते हैं और बिरयानी खाने लगते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। पहले वाले ग्राहकों के जाते ही तुरंत कुछ और ग्राहक विनोद के ठेले पर आ जाते हैं। ये देखकर सपना का खून जलने लगता है और वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है, ये क्या हो रहा है, अब इसका बिरयानी का ठेला इतना चलेगा तो फिर मेरे छोले कुलचे कैसे खाएंगे लोग। इसके हिसाब से तो मैं कमाई ही नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, जिससे लोग इसके बिरयानी ठेले से ग्राहक मेरे पास आ जाए। ऐसे ही सपना काफी सोचने लगती है और एक दिन सपना विनोद के ठेले पर जाती है और बोलती है, और कैसे हो विनोद भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ही धड़ाधड़ बिक्री हो रही है बिरयानी की। बस भगवान की कृपा है। अच्छा, बढ़िया। चलो तो जरा 1 प्लेट हमें भी खिला दो, हम भी तो खाकर देखें कैसा स्वाद है। क्यों नहीं, ये लो तुम भी खाकर देखो। स्वाद तो वैसे सच में बहुत अच्छा है, तभी लोग बार बार आ रहे हैं। कैसी लगी बिरयानी? बहुत अच्छी है, कैसे बनाते हो, थोड़ा मुझे भी तो बता दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर तुम्हें भी बता देता हूँ। इतना कहकर विनोद सपना को बिरयानी बनाने के बारे में बताने लगता है। सपना सारी चीजों को ध्यान से समझ लेती है और शाम को सपना खुद से बोलती है, विनोद का ठेला बंद करवाने से अच्छा है कि मैं भी अपना बिरयानी का ही ठेला लगाना शुरू कर देती हूँ। वैसे भी बिरयानी बनाने का तरीका तो मुझे पता चल ही गया है। अब मैं विनोद को पीछे छोड़ दूंगी और उससे ज्यादा पैसे कमाऊंगी, वो भी बिरयानी से। इस तरह लालची छोले कुलचे वाली सपना अब छोले कुलचे बेचना छोड़कर अगले दिन से बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर देती है। विनोद एकदम से सपना के छोले कुलचे के ठेले से बिरयानी के ठेले में परिवर्तित होते देखकर हैरान हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि सपना उसकी कमाई से जल रही है और लालच में आकर वो बिरयानी का ठेला लगा रही है। विनोद सपना के पास जाता है और बोलता है, सपना, ये तुम क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा है, बिरयानी बेच रही हूँ। पर तुम तो छोले कुलचे बेचा करती थी ना, फिर रातों रात ये बिरयानी क्यों?
मेरी मर्जी, मेरा ठेला है, मैं जो मर्जी बेचूं। सवाल करने वाले तुम कौन होते हो? देखो सपना, मैं जानता हूं कि तुम मेरे ठेले की कमाई से ईर्ष्या करती हो और तुमने लालच में आकर ये बिरयानी बेचना भी शुरू कर दिया है। ये सरासर गलत है। इसमें गलत क्या है? व्यापार ही तो करना है, फिर चाहे मैं किसी भी चीज का करूं, छोले कुलचे हो या फिर बिरयानी हो। सपना, हम जो चीज बनाने में बहुत ज्यादा सफल होते हैं ना, उसमें हमसे कोई नहीं जीत सकता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं अच्छी बिरयानी नहीं बनाती हूँ और तुम ज्यादा अच्छी बिरयानी बनाते हो? सीधे तरीके से कहा जाए तो हाँ, और तुम देख लेना, तुम्हारी बिरयानी की दुकान नहीं चलेगी। मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी, तुम जाकर अपना ठेला संभालो। सपना की बात सुनकर विनोद वहां से चला जाता है, लेकिन होता वही है जो विनोद ने कहा था। जहां तक विनोद के ठेले पर एक के बाद एक ग्राहक आ रहे थे, वहीं कुछ लोग सपना के पास भी बिरयानी खाने के लिए आते हैं, पर किसी को भी बिरयानी पसंद नहीं आती। वो पैसे देने की जगह लोग उल्टा सपना से झगड़ा करके वहां से चले जाते हैं। इतना सब होने पर भी लालची सपना को जरा भी अकल नहीं आती। हर दिन वो जितना कमा नहीं रही थी, उससे ज्यादा अपना नुकसान कर बैठी है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दुकान पर खाली बैठी होती है और आसपास लोगों के ठेले पर लगी भीड़ को देखकर बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? सब लोगों के यहाँ पर इतनी भीड़ है, कितने ग्राहक है, लेकिन मेरे ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं है। ऐसा क्यों? पहले तो मेरे ठेले पर भी कितने लोग हुआ करते थे, लेकिन अब तो मेरा सारा दिन बस मक्खियां उड़ाने में ही बीत जाता है। ग्राहक ना आने और सामान ना बिकने की वजह से सपना काफी परेशान हो जाती है। धीरे धीरे उसके बचत के पैसे भी खत्म होने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन विनोद फिर से सपना के पास आता है और बोलता है, तो फिर सपना, कैसा चल रहा है तुम्हारा बिरयानी का ठेला? अब तो अच्छे पैसे कमा रही हो ना? सब कुछ देखते और जानते हुए भी तुम ये सब पूछ रहे हो? मेरा मजाक क्यों बना रहे हो? मजाक मैं थोड़ी ना बना रहा हूँ, मजाक तो तुमने खुद अपना बनवाया है। मैं क्यों अपना खुद का मजाक बनाऊंगी? मैं पागल थोड़ी ना हूँ। तो तुम समझदार भी नहीं हो। पागल नहीं होती तो अपना अच्छा खासा जमा जमाया व्यापार खराब थोड़ी करती। तुम सीधा सीधा बोलोगे, तुम कहना क्या चाहते हो? अच्छा सपना, एक बात बताओ, यहाँ पर इतने सारे अलग अलग ठेले क्यों हैं? ताकि लोग अलग अलग तरीके की चीजें खा सके। हर दिन हर इंसान एक ही चीज थोड़ी ना खा सकता है। जब तुम ये बात जानती हो तो फिर तुमने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में बिरयानी का ठेला क्यों लगाना शुरू किया, जबकि तुमको पता है कि तुम्हारा छोले कुलचे का काम कितना अच्छा चल रहा है। तो क्या हो गया? हर व्यापार को जमाने में थोड़ा समय तो लगता ही है, ये भी चल जाएगा। जानकर भी अनजान मत बनो, तुम्हारा लालच तुम्हारे व्यापार को डुबा रहा है। देखो, लोगों को अलग अलग स्वाद चाहिए, इसीलिए यहाँ कोई बर्गर, कोई चाउमीन, कोई फ्रेंच फ्राइज, तो कोई मोमोज बेच रहा है, और मैं बिरयानी और तुम छोले कुलचे बेच रही हो। मेरी बात मानो तो वापस से अपने छोले कुलचे का ठेला लगाना शुरू कर दो। विनोद इशारे में सपना को समझाकर वहां से चला जाता है। विनोद की कही बात सपना को कहीं ना कहीं समझ आ जाती है, जिसके बाद वो काफी सोच विचार करके वापस से अपना छोले कुलचे का ठेला लगाना शुरू कर देती है। और छोले कुलचे का ठेला देखते ही सपना के पुराने ग्राहक फिर से उसके ठेले पर लौट आते हैं और छोले कुलचे खाना शुरू कर देते हैं। ग्राहकों की वापसी होती देख और अपने व्यापार को चलता देख सपना को अपने लालच पर काफी पछतावा होता है और वो विनोद के पास जाकर उससे माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो विनोद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, अक्सर व्यापार में ये सब कुछ होता रहता है। तुमने सही कहा था कि किसी को भी देखकर अपने व्यापार को लात नहीं मारनी चाहिए। हम जो कर रहे हैं हमें उसी में सफल होना चाहिए। बिल्कुल सही सपना। जैसे तुम मेरे जैसे बिरयानी नहीं बना सकती, वैसे ही मैं तुम्हारे जैसे छोले कुलचे नहीं बना सकता। इसीलिए हम दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई मुकाबला नहीं है। हाँ विनोद, मैं सारी बातें समझ गई और अब से मैं कभी भी किसी के तरीके का कोई लालच नहीं करूंगी और ईमानदारी से अपने छोले कुलचे का व्यापार करूंगी। ये हुई ना अच्छे व्यापारियों वाली बात। चलो अब इसी बात पर मुझे एक प्लेट छोला कुलचा खिला दो। हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ, मेरे ठेले पर, अभी खिला देती हूँ। इतना कहकर सपना विनोद को अपने ठेले पर लेकर जाती है और उसे एक प्लेट गरम गरम छोले कुलचे खिलाती है। साथ ही सारी परिस्थितियों देखने और समझने के बाद सपना को समझ आ जाता है कि लालच से कभी भी आदमी में बढ़ावा नहीं किया जा सकता है, बल्कि ईमानदारी से किए हुए काम में ही हमेशा सफलता भी मिलती है और बढ़ावा भी मिलता है।
इसलिए उस दिन के बाद से फिर कभी सपना किसी तरीके का कोई लालच नहीं करती और ना ही किसी ग्राहक को दाम बढ़ाकर छोले कुलचे बेचती है। झोलापुर नाम के गांव में रमेश अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। किसी जमाने में रमेश के पिताजी का गांव में अपना छोले भटूरे का ढाबा था। बचपन में रमेश अपने पिताजी के साथ ही छोले भटूरे के ढाबे पर उनकी मदद करवाया करता था। इसी तरह रमेश ने भी अपने पिताजी से अच्छी तरह स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाने सीख लिए। जब उसके पिताजी का देहांत हुआ तो रमेश ने अपने पिताजी के छोले भटूरे के ढाबे को संभाल लिया और कुछ साल खूब कड़ी लगन से मेहनत करके उसने अपने पिताजी के ढाबे को एक बड़े छोले भटूरे के रेस्टोरेंट में बदल दिया। सुनिए जी, मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए, मुझे बाजार जाकर अपने लिए नई साड़ी लेकर आनी है। अरे अगर साड़ी लेकर आनी है तो सिर्फ एक साड़ी क्यों लेकर आ रही हो? जाकर अपने लिए 4-5 साड़ियां तो लेकर ही आओ। ये लो पूरे 20,000 रुपए। बाजार में जो साड़ी सबसे अच्छी हो वही अपने लिए खरीद लेना। ठीक है जी। रमेश अपनी पत्नी सरिता से बहुत प्यार करता था। अगर सरिता उससे एक चीज मांगती तो वो उसके लिए 4 चीजें लेकर आता। रमेश के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो सरिता को हमेशा नए नए गहने, नए नए कपड़े दिलाता था। उनके पड़ोस में ही सरिता की छोटी बहन ममता भी रहती थी। दरअसल उनकी शादी आस पड़ोस में ही हुई थी, बस उनके घर अलग अलग थे। सरिता का पति तो मेहनत करके खूब अमीर बन गया था, लेकिन कुछ समय पहले बिजनेस में हुए घाटे की वजह से ममता के पति का बिजनेस बुरी तरह डूब गया था। इसके बाद वो छोटी सी नौकरी करके अपना घर चला रहा था, लेकिन फिर भी वो ममता को कोई भी चीज की कमी नहीं होने देता था। पर ममता अपनी बहन को देख देखकर हमेशा उससे जलती रहती थी। पता नहीं इसकी किस्मत कितनी तेज है, इतना अमीर पति मिला है इसे। काश इसकी जगह मुझे इतना अमीर पति मिला होता तो आज मैं भी ठाट बाट से रहती। इसी तरह वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसती रहती और सरिता से चिढ़ती रहती। एक दिन शाम के समय रमेश अपने रेस्टोरेंट से घर लौट कर आया। सरिता ने उसके लिए खाना परोसा, लेकिन रमेश बहुत ही परेशान लग रहा था। तो सरिता ने उससे पूछा, क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रेस्टोरेंट में किसी के साथ झगड़ा हो गया क्या? नहीं नहीं सरिता, मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ और तुम तो जानती ही हो कि मेरा स्वभाव बिल्कुल भी झगड़ालू नहीं है। दरअसल आज सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, अजीब सी बेचैनी हो रही है। अगर आपको बेचैनी हो रही है तो चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। आज के समय में बीमारी में लापरवाही करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तुम ठीक कहती हो, चलो हम डॉक्टर के पास ही चलते हैं। सरिता रमेश के साथ अस्पताल जाने के लिए घर से निकल ही रही होती है कि तभी रमेश बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। हे भगवान, ये इन्हें क्या हो गया? मैं अभी ममता के पास जाती हूँ, सुरेश भैया ही हमारी मदद करेंगे। सरिता ममता के घर जाती है और उसके पति सुरेश को सारी बात बताती है। तो सुरेश घर आकर रमेश को उठाता है और उनके साथ अस्पताल जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे पति को क्या हो गया है? मुझे कह रहे थे कि मुझे बेचैनी सी हो रही है। हम दोनों जैसे ही अस्पताल आने के लिए निकलने लगे वैसे ही ये बेहोश हो गए। इन्हें क्या हुआ है डॉक्टर साहब? देखिए, आपके पति को हार्ट अटैक आया है। हमने उन्हें पहले भी कहा था कि आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको किसी भी समय अटैक आ सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बात को सीरियसली नहीं लिया। अभी तो हमने जैसे तैसे उन्हें दवाइयां देकर नॉर्मल कर दिया है, लेकिन अब दवाइयां ज्यादा समय तक उनके शरीर पर काम नहीं करेंगी। हमें कुछ भी करके उनका ऑपरेशन करना ही होगा। हे भगवान, अभी तो उनकी उम्र ही क्या है, इस उम्र में दिल का ऑपरेशन? जी हाँ, दिल का ऑपरेशन तो हमें करना ही होगा और अच्छा यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके आप इनके दिल का ऑपरेशन करवा लें। ऑपरेशन में लगभग 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज ही अस्पताल में पैसे जमा करवा दूंगी। बस आप जल्दी से मेरे पति को ठीक कर दीजिए। रमेश का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता था, इसलिए उसने अपने पास इतनी सेविंग्स तो करके ही रखी थी। रमेश का ऑपरेशन करवाने के लिए सरिता उन सेविंग्स को अस्पताल में जमा करवा देती है। कुछ दिनों में डॉक्टर रमेश का ऑपरेशन भी कर देते हैं।
देखिए, हमने इनका ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन अभी हमें इनको लगभग 1 महीने तक अस्पताल में रखना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट के ऑपरेशन में थोड़ा खतरा रहता है। हम चाहते हैं कि हर समय हमारी निगरानी में रहें। ठीक है डॉक्टर साहब, जब तक आपको ठीक लगता है तब तक आप इन्हें अस्पताल में ही रखिए। देखिए, अस्पताल का पर डे का चार्ज 15,000 रुपए है, इसीलिए आपको हर रोज अस्पताल में 15,000 रुपए जमा करवाने होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं वो भी करवा दूंगी। अपनी सेविंग्स के सारे पैसे तो सरिता पहले ही अस्पताल में जमा करवा चुकी थी। जब से रमेश की तबीयत खराब हुई थी, तब से रेस्टोरेंट में भी कोई काम नहीं हो रहा था। अस्पताल में 15,000 रुपए जमा करवाने के लिए अब सरिता के पास पैसे नहीं थे, तो उसमें अस्पताल में पैसे जमा करवाने के लिए अपने गहने बेच दिए। रमेश को अभी अस्पताल से छुट्टी मिलने में 10 दिन बाकी थे। तभी एक दिन उसकी बहन ममता उसके घर आई। सरिता दीदी, इतने दिनों से आपका रेस्टोरेंट बंद पड़ा है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। अभी तो जीजाजी को भी रेस्टोरेंट संभालने में बहुत समय लग जाएगा। ऑपरेशन के बाद कम से कम भी उन्हें 6 महीने तो घर पर ही आराम करना पड़ेगा। आपने अपने सारे पैसे और गहने जो उनके इलाज में ही लगा दिए, अब तो घर का खर्च चलाने के लिए आपको ही रेस्टोरेंट में काम करना पड़ेगा। तुम्हारा कहना तो ठीक है ममता, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं घर रहकर रमेश जी का ध्यान रखूंगी या रेस्टोरेंट जाकर सारा काम संभालूंगी। इस समय मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ दीदी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, तो इस बुरे समय में आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। जब तक जीजाजी ठीक नहीं हो जाते तब तक आप घर पर रहकर उनका ध्यान रखिए। बाकी रेस्टोरेंट का सारा काम मैं खुद संभाल लूंगी। आपको रेस्टोरेंट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। काश तुम जैसी बहन भगवान सबको दे। तुमने ये बात कहकर तो मेरी सारी परेशानी ही हल कर दी। मैं तुम्हें रेस्टोरेंट की चाबी दे देती हूँ। तुम कल से ही रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर देना। हर रोज रेस्टोरेंट में जितनी भी कमाई हो, उसी में से आधी कमाई तुम रख लेना। बाकी घर के खर्चे और उनकी दवाइयों के लिए मुझे दे देना। ठीक है दीदी। रेस्टोरेंट की चाबी हाथ में आते ही ममता फूली नहीं समाती। वो चाबी लेकर अपने घर जाती है। अभी तो मैंने आपसे ये रेस्टोरेंट की चाबी ही हथियाई है। धीरे धीरे देखते जाओ, मैं कैसे कैसे आपसे आपका रेस्टोरेंट ही छीन लूंगी। उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर सारे पैसे की मालकिन मैं ही रहूंगी। अगले दिन ममता रेस्टोरेंट जाती है और रेस्टोरेंट के पेपर्स के बारे में जानकारी निकालना शुरू करती है। वो एक वकील के साथ मिलकर रेस्टोरेंट को अपने नाम पर करवाने के लिए नए पेपर्स बनवाती है और अगले दिन उन्हें लेकर सरिता के घर पहुंच जाती है। दीदी, जीजाजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो तो अंदर वाले कमरे में सो रहे हैं। अभी मैंने उन्हें खाना खिलाकर दवाई दी थी, तो इसलिए उन्हें नींद आ गई। अच्छा, मैं तो इसलिए आई थी क्योंकि रेस्टोरेंट में कोई इंश्योरेंस वाला आया था। जीजाजी ने रेस्टोरेंट आपके नाम पर किया हुआ है, तो इसीलिए इन कागजात पर मुझे आपका अंगूठा चाहिए। अच्छा, लाओ, मैं अंगूठा लगा देती हूँ। सरिता अपनी बहन पर भरोसा करके उन कागजात पर अंगूठा लगा देती है और उन पर अंगूठा लगाते ही ममता बड़ी ही खुश होकर वहां से चली जाती है। काम के चक्कर में सरिता अपने पति को इस बारे में बताना भूल ही जाती है। अगले दिन ममता सरिता के पास उसे कोई पैसे देने नहीं आती, तो सरिता को लगता है कि शायद ममता आज पैसे देने भूल गई होगी। लेकिन जब कई दिन तक भी ममता उसे रेस्टोरेंट की कमाई के पैसे नहीं देती, तो सरिता को कुछ अजीब सा लगता है। वो अपने पति को इस बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन वो उसके घर उससे पैसे लेने जाती है। ममता, क्या तुम इतने दिनों से रेस्टोरेंट नहीं खोल रही हो? मुझे घर पर राशन लेकर आना है। तुमने इतने दिन से मुझे पैसे नहीं दिए। तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं जाकर घर का राशन और इनकी दवाइयाँ खरीद लाऊंगी। कैसे पैसे? कौन से पैसे? और कौन सा रेस्टोरेंट? वो रेस्टोरेंट तुम्हारा नहीं, मेरा है, मेरा। और उस रेस्टोरेंट के पैसों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। क्या? ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, ये हकीकत है। उस दिन तुमने ही उन कागजात पर अपना अंगूठा लगाकर रेस्टोरेंट को मेरे नाम करवा दिया।
अच्छा हुआ जो बचपन में तुमने स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं की, वरना आज वो रेस्टोरेंट मेरे नाम पर नहीं हो पाता। चलो अब निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। अपनी बहन की बातें सुनकर तो सरिता को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन अब जो होना था वो तो हो ही चुका था। सरिता इतनी परेशान होने के बावजूद भी अपने पति को इस बारे में कुछ नहीं बता सकती थी। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बहन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। अब तो आप ही मेरी मदद कीजिए। सरिता के इतना कहते ही उसे अपने सामने अपने ससुर जी का पुराना ठेला दिखाई देता है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, अगर मेरी बहन ने मेरे साथ धोखा किया है तो उसका फल तो उसे एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगा। लेकिन अपना घर चलाने के लिए मुझे अब इस ठेले पर ही कोई छोले भटूरे बेचने होंगे। मैं कल से ही बाजार में छोले भटूरे बेचने जाऊंगी। सरिता कुछ दिन की बचत के पैसों से छोले भटूरे बनाकर तैयार करती है। उसके पति को पता न लगे, इसलिए वो उनके दवाई लेने के बाद, उन्हें सुलाने के बाद छोले भटूरे लेकर बाजार में बेचने जाती है। रमेश ने तो वैसे भी सरिता को बहुत स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाने सिखाए थे, इसलिए दोपहर तक की उसके सारे छोले भटूरे बिक जाते हैं। रमेश के उठ जाने से पहले ही वो घर पर वापस आ जाती है। इसी तरह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहता है। लेकिन लगभग 6-7 महीने बाद जब रमेश की तबीयत ठीक हो जाती है तो वो एक दिन बाजार में टहलने निकल जाता है, तो उसे वहां पर सरिता छोले भटूरे बेचती हुई दिखाई देती है। उस समय तो वो सरिता को कुछ नहीं कहता, लेकिन सरिता के घर आने के बाद वो उससे इस बारे में बात करता है। तब सरिता उसे सारी बात बताती है। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आपकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती थी। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। तुमने अपना पत्नी धर्म बहुत अच्छी तरह से निभाया है सरिता, लेकिन अब हमें अपने साथ हुए धोखे का बदला लेना होगा। मैं आज ही वकील साहब से बात करता हूँ। रमेश वकील से बात करता है, जिसके बाद वकील ममता पर धोखाधड़ी का केस करता है। सरिता कोर्ट में सब कुछ सच सच बताती है कि किस तरह उसके अनपढ़ होने की वजह से उसकी बहन ने उसका फायदा उठाया, जिसके बाद उनके रेस्टोरेंट को कोर्ट वापस उनके नाम पर कर देता है। कोर्ट ममता को धोखाधड़ी के केस में कुछ साल की सजा भी सुनाता है, लेकिन अपनी बहन पर तरस खाकर सरिता कोर्ट को उसकी सजा माफ करने को कहती है। सरिता के कहने पर कोर्ट उसकी सजा को माफ कर देता है, लेकिन अपनी लालच की वजह से ममता हमेशा हमेशा के लिए अपनी बहन के साथ अपने रिश्ते को खराब कर लेती है।